नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर है और भारत की बात करें तो भारत अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी तीनों फ्रंट से डिलीवर करने की क्षमता रखता है। यानी कि भारत अभी अपनी एयरफोर्स के जरिए न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, लैंड बेस्ड सिस्टम के जरिए भी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है और नेवी के जरिए भी न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर सकता है। लेकिन इनमें से अगर भारत की न्यूक्लियर वेपन्स की सबसे आसान डिलीवरी प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा हम राफेल, मिराज या जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए भी न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे एयरक्राफ्ट को दुश्मन के एरिया में घुसकर वहां पे बम को गिराना पड़ेगा, जो कि थोड़े रिस्की होते हैं। लेकिन लैंड बेस्ड सिस्टम की बात करें, यानी कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात करें, तो इनकी मदद से हम घर में बैठकर ही दुश्मन की किसी भी लोकेशन पे स्ट्राइक कर सकते हैं। और नेवी की बात करें तो K4 या K15 जैसे मिसाइल के जरिए भी हम न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने में, यानी कि अलग अलग रेंज में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम के आकार में बहुत सारे वैरायटी मौजूद है। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा DRDO की तरफ से लगातार अपनी कई मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग किया जा चुका है, जिसमें अग्नि सीरीज की प्राइम वेरिएंट भी शामिल था, जो कि एक नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है। और हाल ही में ही भारत की तरफ से प्रलय मिसाइल का भी टेस्ट किया गया था। तो इन सभी टेस्ट को देखकर अभी हमारे जो भी दुश्मन देश है उनको काफी घबराहट महसूस होने लगा है। और अभी हमारे दुश्मन देशों की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि शायद अभी भारत की तरफ से अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलने का फैसला किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत पहले किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक को कर सकता है। अभी तक भारत की बात करें तो हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई पहले न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करता है तो तब जाके हम उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अगला अपडेट लियोनार्डो की तरफ से। आप सबको पता होगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम की वजह से भारत की तरफ से इटालियन डिफेंस फर्म लियोनार्डो के ऊपर बैन को लगा दिया गया था, जिसको हाल ही में ही भारत की तरफ से हटाया गया है। और अभी इसको लेके काफी सारे स्पेकुलेशन भी सामने आ रही है कि ऐसा करने से अभी भारत को काफी ज्यादा फायदा होने के साथ साथ पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो हेवीवेट क्लास की टॉर्पेडो को लेके था। और हमारे सभी कन्वेंशनल सबमरीन के लिए हमें जिस टाइप की टॉर्पेडो की तलाश थी या जरूरत थी, वो सिर्फ अभी इटालियन डिफेंस फर्म वॉस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इससे पहले भारत फ्रेंच मेड F-21 टॉर्पेडो को भी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन वो भारत को इतना जमे नहीं थे। जबकि हमारे सभी एग्जिस्टिंग और नए स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए इटालियन ब्लैक सैक टॉर्पेडो को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बैन लगने की वजह से भारत इनको एक्वायर नहीं कर पा रहा था, जो कि हमारी अंडर वाटर ऑफेंसिव पावर को काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से इटली के साथ बातचीत किया जा रहा था और वो इटली से नए हेवीवेट क्लास की टॉर्पेडो को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल कुछ महीने पहले इटली के गश्त पर गए हुए थे। लेकिन हाल ही में जब हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इटली के ऊपर लगा गए सभी प्रतिबंध को हटाया गया था, तो उसके बाद इटली और भारत के बीच नए डिफेंस रिलेशन को एक्सपैंड करने के काफी सारे रास्ते खुल गए थे। और इसी के साथ ही पाकिस्तान का इटली से कोई डिफेंस इक्विपमेंट को हासिल करने के जो रास्ते थे वो बंद हो गए थे। अगला अपडेट एरो इंजिन्स को लेके। आप सबको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि GTRE की तरफ से अभी हमारी ड्राई कावेरी इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया भेजने का प्लान किया गया था। और उस दौरान मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि हमारी जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके स्लो होने के पीछे ये एक मेजर कारण भी है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड टेस्ट और फ्लाइंग टेस्ट को करने के लिए हमें इन इंजन को दूसरे देश को भेजना पड़ता है। और एक इंजन को टेस्ट करने के लिए भेजने के बाद उसको वहां पर टेस्ट करके वापस लाने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता है। और ऐसे में अगर इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तो दोबारा उसको मॉडिफाई करके फिर से टेस्ट करने के लिए वहां पे भेजना पड़ता है, जिस वजह से जो टेस्टिंग टाइमलाइन होता है वो काफी ज्यादा लंबा खिंच जाता है। और इस वजह से जो इंजन का डेवलपमेंट टाइम होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है, जिस वजह से अभी कुछ डिफेंस जानकारों का ये मानना है कि अगर हम खुद की एक एरो इंजन को डेवलप करना चाहते हैं तो एरो इंजन को टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सभी जरूरी टेस्टिंग फैसिलिटी को भारत में ही अवेलेबल कराना पड़ेगा और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग टेस्ट बेड को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हम हमारे अंडर डेवलपमेंट आफ्टर बर्निंग या टर्बोफैन इंजन को टेस्ट कर पाएंगे। और ये आगे चल के एमका के लिए बनाए जाने वाले इंजन को टेस्ट करने के काम भी आने वाला है।
पहले ही जीटीआरई की तरफ से ऐसे 2 फ्लाइंग टेस्ट बेड को बनाने का रिक्वेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो सबसे पहले तो रशियन ओरिजिन IL-76 को मॉडिफाई करके उसको एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, और दूसरा प्रस्ताव एक MiG-29 को मॉडिफाई करके एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। लेकिन वो थोड़ा रिस्की था, लेकिन IL-76 को काफ़ी सेफ माना जाता था, और सेम एयरक्राफ्ट को रशिया के द्वारा भी इंजन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी जो इंजन जाने वाली वो भी रशियन ओरिजिन IL-76 को बेस करके जो टेस्ट बेड को तैयार किया गया है उसी में टेस्ट किया जाएगा। और चाइना की तरफ से भी सेम एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके अपने नए इंजन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी वजह से वो लोग अभी हमसे पहले इंजन को डेवलप कर पाए हैं। अब इसके लिए हम चाहे तो एक सेकेंड हैंड या कमर्शियल IL-76 को भी हासिल कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस पर पहले थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया होता तो इनको एक्वायर करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन पिछले 30 सालों से गवर्नमेंट की तरफ से इस स्पेसिफिक नीड के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया था, जिस वजह से आज तक हमारे पास एक फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद नहीं है। और हर बार इंजन्स को टेस्ट करने के लिए हमको उनको रशिया या फिर फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिस वजह से हमारी इंजन डेवलपमेंट अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है, और साथ ही हम वक्त से काफी पीछे चल रहे हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। अब डीआरडीओ की तरफ से दिए गए ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यो भाई डीआरडीओ, थारा भाई डीआरडीओ इतने मिसाइल टेस्ट करेगा किसी ने सोची ना होगी। और आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि पिछले 1 महीने से डीआरडीओ हर हफ्ते कुछ ना कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहा है, और अभी बताया गया कि डीआरडीओ की तरफ से अभी अभ्यास ड्रोन का एक सफल परीक्षण किया गया है। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, और इसे हमारे मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मेनली इसे एक एरियल टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये नियरली सुपरसोनिक या हाई सबसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, जिसको किसी भी वीवीआर मिसाइल को टेस्ट करने के लिए, या क्लोज रेंज की मिसाइल को टेस्ट करने के लिए, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इनिशियल लॉन्च करने के लिए इसमें 2 बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद इसमें मौजूद टर्बोजेट इंजन इसको क्रूज करने में मदद करते हैं। इस बार चांदीपुर से इसकी जो टेस्टिंग किया गया था उसमें डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस डाटा लिंक सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था, और अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि टेस्टिंग के दौरान जो भी ऑब्जेक्टिव को सेट किया गया था उन सभी को हासिल कर लिया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी हम सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि चाइना की नेवल पावर हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और बोथ सरफेस और अंडर वाटर फ्लीट में चाइना हमारे मुकाबले काफ़ी आगे चल रहा है, जिनको काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी जल्दी से जल्दी अपनी अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और अभी जल्दी से जल्दी नए न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ साथ नए आईपीएस सबमरीन्स को भी हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अब आईपीएस सबमरीन्स की बात करें तो ये कन्वेंशनल सबमरीन्स की एक एडवांस वेरिएंट है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के मुकाबले ज़्यादा समय तक पानी के अंदर नीचे रह सकते हैं। अब हाल ही में ही भारत की तरफ से अपनी प्रोजेक्ट 75I के अंदर सिर्फ एआईपी फिटेड सबमरीन्स को ही सिलेक्ट करने का फैसला किया गया था, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ जर्मनी और साउथ कोरिया के सबमरीन्स के सिलेक्ट होने की चांसेस बना हुआ है, क्योंकि इन दोनों के पास अभी वर्किंग एआईपी सिस्टम मौजूद है। अब एआईपी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, जिसको आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से अभी दुनिया की सबसे बड़ी एआईपी सिस्टम को डेवलप करने का दावा किया जा रहा है, और चाइनीज क्लेम के मुताबिक अभी चाइना की तरफ से एक 320 किलोवाट की स्टर्लिंग इंजन को डेवलप किया गया है, जो कि 40% की एफिशिएंसी को प्रोवाइड कर सकता है। और अभी स्वीडिश नेवी में जो सबसे बड़ी स्टर्लिंग इंजन बेस एआईपी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी मैक्सिमम आउटपुट 75 किलोवाट का बताया जाता है। तो चाइना की तरफ से अभी इससे लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर स्टर्लिंग इंजन को डेवलप करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन ये इंजन कितना इफेक्टिव है, या कितने साइलेंट है, या फिर कितनी कम नॉइज को जनरेट कर पाते हैं, देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि बड़े होने के साथ साथ अगर ये ट्रक के इंजन की तरह नॉइज करने लगेगा तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और पहले भी चाइनीज सबमरीन्स को अपनी नॉइज के लिए जाना जाता है, और जापान की तरफ से इनका मजाक उड़ाते हुए इनको अंडर वाटर जनरेटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।